खैर आज हमारे पास है आइस रिवर का KS3M, कास्पा का एक मिड रेंज माइनर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेटअप, स्पेक्स, अर्निंग और कॉम्प्लिकेशंस को लेकर, तो एंड तक जरूर बने रहिए। अब बात करते हैं इस माइनर को आपको लेना चाहिए या नहीं। देखिए, यूजुअली मैं इस सब में नहीं पड़ता, मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों कस्टमर को बता देता हूं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें माइनर लेना है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैसा उनका है। बट इस माइनर के केस में मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि इस कचरे से दूर रहें। ना तो ये माइनर अच्छा है, ना ही इसका ब्रांड। आई मीन आइस रिवर ने बस ये देखा कि मार्केट में काम कैसे हो रहा है और प्रोडक्ट लाके मार्केट में फेंक दिया है, दैट्स इट। इतनी घटिया क्वालिटी का यूज किया है, ऐसा लगता है कि सिर्फ थूक लगा के उसके ऊपर हीट सिंक रख दी चिप के ऊपर, दैट्स इट। लास्ट ईयर से कास्पा माइनर्स को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा शोर है। $1600 पर डे, 25 दिन में पैसा डबल। वैसे कास्पा माइनिंग से पहले हम बात कर लेते हैं कास्पा कॉइन के बारे में। ये नेटवर्क लॉन्च हुआ था नवंबर 7, 2021 में। इस कॉइन का फर्स्ट ट्रेड प्लेस किया था जून 2022 में। बाकी कुछ कॉइन्स की तरह इसका कंसेंसस मैकेनिज्म भी प्रूफ ऑफ वर्क है। इस कॉइन की खास बात यह है कि जहां बाकी नेटवर्क्स में एक टाइम पे मल्टीपल ब्लॉक्स एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ एक ही होता है, वहीं कास्पा यूज करता है घोस्ट डैक प्रोटोकॉल को। इससे होता यह है कि एक टाइम पे मल्टीपल ब्लॉक्स एग्जिस्ट भी करते हैं और कंसेंसस में एक ऑर्डर में एक्सेप्ट हो जाते हैं। इस अप्रोच को ब्लॉक डैक कहा जाता है। इससे हाई ब्लॉक रेट्स के साथ साथ नेटवर्क की सिक्योरिटी भी बनी रहती है। इजीली बोलूं तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी 1 ब्लॉक पर सेकंड का रेट है, तो कास्पा का गोल है 10 या 100 ब्लॉक्स पर सेकंड को अचीव करना। स्केलेबिलिटी का जो ये पोटेंशियल है, ये कास्पा को बाकी कॉइन से अलग बनाता है। इससे ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, वैसे ये सब सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बेसिक्स को खत्म करते हैं, अब बात करते हैं इस कॉइन के माइनर्स के बारे में। बाकी कुछ कॉइन्स की तरह कास्पा भी पहले जीपीयूज पर माइन हो रहा था, देन मार्केट में एसिक माइनर्स आ गए, छा गए और जीपीयू माइनर्स को खा गए। करंट मार्केट सिनेरियो में अभी जीपीयूज के लिए कास्पा माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं है। सो लास्ट ईयर Q3 में आइस रिवर अनाउंस करता है KS0, KS1, KS2, KS3, KS3M, KS3L और KS0 Pro। उसके बाद बिटमैन भी कहां पीछे रहता है, वो भी अपना KS3 ले आता है। देन इस ईयर हमें IB लिंक की तरफ से देखने को मिलता है BM/KS Max, गोल्ड शेल लेकर आ जाता है KA बॉक्स, आइस रिवर ले आता है अपना KS5L और बिटमैन इन सबको ओवरटेक करके ले आता है KS5 और KS5 Pro। वैसे विंड माइनर करके भी आता है एक 11 टेराहैश का। खैर ये लड़ाई तो चलती रहेगी, सबको पता है बाहुबली कौन है। खैर आज हमारे पास है आइस रिवर का KS3M, कास्पा का एक मिड रेंज माइनर, 8 लाख का मिड रेंज माइनर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेटअप, स्पेक्स, अर्निंग और कॉम्प्लिकेशंस को लेकर, तो एंड तक जरूर बने रहिए। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ड। ये माइनर लास्ट अगस्त में लॉन्च हुआ था, तब इसका प्राइस अराउंड 20 लाख प्लस था। प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप, एमिशंस और डिफिकल्टी स्पाइक की वजह से आज ये 7.5 से 8 लाख के बीच में ट्रेड कर रहा है। इस माइनर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन। जो भी आपकी लोकेशन है वहां पे जो वोल्टेज है वो 180 to 285 V के बीच में होना चाहिए। अगर आप 240 V पे भी मैनेज कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे इसको लेके कैच है वो मैं आगे बताऊंगा। वायरिंग को लेके थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपकी लोकेशन पर वायरिंग हल्की क्वालिटी की हो रखी है तो उसे अभी के अभी चेंज करा लीजिए। 4 स्क्वायर mm की कॉपर वायर मोर देन इनफ है इस माइनर के लिए। अगर आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है, सपोज 200 से नीचे जा रही है या 200 से ऊपर जा रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एक स्टेबलाइजर बाय कर लें आप, उसके बाद आप इस माइनर को चला सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है एक C19 के 20 एम्प्स की पावर कॉर्ड, क्योंकि ये माइनर सिर्फ सिंगल पोर्ट से पावर होता है और C19 प्लग की केबल लगती है इसके अंदर, तो बेटर रहेगा आप एक 20 एम्प की केबल अरेंज कर लें। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन और एक लैन केबल। थोड़ा ध्यान देना कि इंटरनेट में आपकी स्पीड मायने नहीं रखती। अगर आपका पिंग ज्यादा है या फिर मैं कहूँ अगर आपको लेटेंसी इश्यूज है इंटरनेट में, तो बेशक आप 300 Mbps का कनेक्शन ले लो, वो सब बर्बाद है। चौथी चीज जो आपको चाहिए वो है किसी भी माइनिंग पूल पे आपका अकाउंट जो कास्पा माइनिंग को सपोर्ट करता हो। रिकमेंडेड पूल है F2 पूल और नाइसहैश, अभी जाके खाता बना लो। तो अगर ये सारी सामग्री आपके पास उचित मात्रा में उपलब्ध है तो बढ़ते हैं इस माइनर के सेटअप की तरफ। सबसे पहले हमें लेना है C19 की पावर कॉर्ड को और उसे प्लग करना है माइनर में। बहुत टाइट है भाई। देन हमें लेना है लैन केबल को और इसे हम प्लग कर देंगे ईथरनेट पोर्ट में। उसके बाद हमें एमसीबी को करना है ऑन। देन पीएसयू पे दिए हुए स्विच को हमें ऑन करना है। माइनर ऑन हो जाने के बाद आपको जाना है अपने पीसी या लैपटॉप पे और खोलना है ब्राउजर। ब्राउजर में आपको सर्च करना है आइस रिवर और खोलनी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। थोड़ा ध्यान दें, आइस रिवर की काफी ज्यादा फेक वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको इनके ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगी और मैं भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आइस रिवर की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है iceriver.io। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जाना है सपोर्ट में और क्लिक करना है ट्यूटोरियल पे और वहां से आपने डाउनलोड करना है उनका बैच प्रोसेसिंग टूल।
बेसिकली ये इनका वर्जन है आईपी रिपोर्टर का। सो डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको फोल्डर को ओपन करना है। देन आपको स्टार्ट करना है ऐप को। ऐप ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है डिटेक्ट आईपी पे और प्रेस करना है आईपी रिपोर्टर बटन। उसके बाद माइनर का आईपी आपकी डिस्प्ले पे आ जाएगा। आईपी मिलने के बाद आपको उसे कॉपी करना है, ब्राउजर ओपन करना है और आईपी को वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद माइनर आपसे नेम और पासवर्ड पूछेगा। आईसीवर के केसेस में डिफॉल्ट नेम रहता है एडमिन और पासवर्ड रहता है 12345678। नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने खुलेगा माइनर का डैशबोर्ड। लैंग्वेज चेंज करने के बाद आपको जाना है माइनिंग सेटिंग्स में। माइनिंग सेटिंग में जाने से पहले ही आपको वहाँ पे पूल एड्रेस और वर्कर नेम पड़े हुए मिलेंगे, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सेटिंग्स में जाने के बाद जो ऑलरेडी सेटिंग्स सेव्ड हैं आपको उन्हें इरेज करना है। अब आपको खुद का पूल एड्रेस चाहिए और वर्कर नेम चाहिए, वो आपको मिलेगा आपके खुद के माइनिंग अकाउंट से जो आपने किसी पूल का बनाया हो। हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं नाइसहैश। तो आपको ब्राउजर में न्यू टैब खोलना है और सर्च करना है नाइसहैश। सर्च रिजल्ट्स में जाके आपको नाइसहैश की वेबसाइट को खोलना है। अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना है, अदरवाइज आपको साइन अप करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है माइनिंग पे, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है डाउनलोड माइनर और ऐड एसिक पे। उसके बाद आपको लेफ्ट में कनेक्ट योर एसिक डिवाइस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट करना है एल्गोरिदम। कास्पा माइनर्स के केस में हम सेलेक्ट करेंगे के हैवी हैश। उसके बाद हमको डालना है वर्कर नेम, मैं डालूंगा अनुराधा। उसके बाद आपको स्ट्रैटम यूआरएल को कॉपी करना है और जाना है अपने माइनर की माइनिंग सेटिंग्स में और पूल एड्रेस की जगह पे उसको पेस्ट करना है। सेम चीज हम करेंगे वर्कर नेम के साथ। आपको इसे कॉपी करना है और माइनर की माइनिंग सेटिंग्स में वर्कर नेम की जगह पे पेस्ट कर देना है। पासवर्ड ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो और नहीं भी। उसके बाद आपको सेटिंग्स को सेव करना है और वेट करना है। माइनर कॉन्फ़िगर हो चुका है और हैशरेट आ चुका है स्क्रीन पे। अब बात कर लेते हैं इस माइनर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी गहराई में। पहले इसे बंद कर देते हैं। अब थोड़ी शांति है। ये माइनर चलता है के हैवी हैश एल्गोरिदम पे। माइनेबल कॉइन्स हैं कास्पा एंड सेट्रा। कंट्रोल बोर्ड आपको इसमें मिलता है Xilinx का। 3 हैशबोर्ड आपको मिलते हैं। पर हैशबोर्ड आपको 56 चिप्स मिलते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी क्लॉक है 1150 पे। कनेक्शन मोड इसमें आपको मिलता है RJ45 ईथरनेट पोर्ट। फ्रंट में आपको मिलता है एक आईपी रिपोर्टर बटन, D1 D2 एलईडी इंडिकेटर्स। मिडिल में आपको मिलता है एक SD कार्ड स्लॉट। उसके आगे आपको मिलता है एक रीसेट बटन, D3 D4 एलईडी इंडिकेटर्स और ईथरनेट पोर्ट। एलईडी इंडिकेटर्स का थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर सिर्फ D2 ब्लिंक कर रहा है और बाकी सारे इंडिकेटर्स बंद है तो आपका माइनर नॉर्मल चल रहा है। वहीं अगर D2 और D3 ब्लिंक कर रहे हैं और D1 और D4 बंद है तो आपका माइनर हाई टेम्परेचर्स पर रन कर रहा है। वहीं अगर D1 और D3 ब्लिंक कर रहे हैं और D2 D4 बंद है तो फैंस का इशू है। अगर D1 और D2 ब्लिंक कर रहे हैं और D3 D4 बंद है तो आपके माइनर में नेटवर्क इश्यूज है। कूलिंग के लिए आपको मिलते हैं इसमें 4 फैंस जिनकी मैक्सिमम स्पीड है 6000 आरपीएम। इस माइनर की एफिशिएंसी है 566.7 वॉट्स पर टेराहैश। पीएसयू आपको मिलती है BPS 3640 11R BG। रेटेड पावर इनपुट रिक्वायरमेंट है इस माइनर की 180V to 285V at 16 amps। ये मामला थोड़ा शेडी है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। पीएसयू में आपको मिलता है एक पावर ऑन ऑफ बटन और पावर एलईडी इंडिकेटर। रेटेड पावर कंजम्पशन है इस माइनर का 3400 वॉट्स एट 6 टेराहैश। इनकम की बात करूं तो ये माइनर अभी दिन का $30 जनरेट कर रहा है। INR में इसकी वैल्यू लगभग 2700 रुपीज हो जाती है। वहीं अगर मंथली इनकम की बात करें तो महीने का 81,000 रुपीज आपकी इनकम होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो मंथली ये मशीन 2450 यूनिट्स कंज्यूम करने वाली है। आप अपने लोकल टैरिफ्स के हिसाब से बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉइन को लेकर बात हो गई, माइनर का ओवरव्यू हो गया, सेटअप हो गया, इनकम की भी बात कर ली और स्पेक्स भी बता दी। अब बात करते हैं इस माइनर को आपको लेना चाहिए या नहीं। देखिए, यूजुअली मैं इस सब में नहीं पढ़ता, मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों कस्टमर को बता देता हूं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें माइनर लेना है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैसा उनका है। बट इस माइनर के केस में मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि इस कचरे से दूर रहे। ना तो ये माइनर अच्छा है, ना ही इसका ब्रांड। आई मीन आइसरिवर ने बस ये देखा कि मार्केट में काम कैसे हो रहा है और प्रोडक्ट लाके मार्केट में फेंक दिया है, दैट्स इट। और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस माइनर में इतने इश्यूज हैं। आई मीन अगर आप बाहर के क्रिएटर्स का देखेंगे तो उन्होंने इतना कंटेंट बनाया है, आइसरिवर को लिटरली गालियां दी गई हैं कि ये क्या काम कर रहे हो आप। वहीं अगर मैं इंडियन क्रिएटर्स की बात करूं तो एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहला जो इश्यू इस माइनर का है वो है टेम्परेचर्स को लेके, और उसके पीछे भी काफी ज्यादा रीजंस है। सबसे पहला रीजन है थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट आपके हैशबोर्ड और हीट सिंक के बीच में जहां चिप्स कांटेक्ट करती हैं हीट सिंक से, वहां पे अप्लाई किया जाता है।
बेसिकली इसका काम ये होता है कि चिप्स जितनी भी हीट जनरेट कर रही हैं वो थर्मल पेस्ट के थ्रू हीट सिंक में ट्रांसफर हो और देन एयर फ्लो के थ्रू माइनर से बाहर चली जाए। थर्मल पेस्ट जितनी अच्छे ग्रेड का होगा उतनी अच्छे से हीट ट्रांसफर कर पाएगा हीट सिंक में। ऑल्दो इसमें हीट सिंक की क्वालिटी भी मैटर करती है, बट इन लोगों ने थर्मल पेस्ट इतनी घटिया क्वालिटी का यूज किया है, ऐसा लगता है कि सिर्फ थूक लगा के उसके ऊपर हीट सिंक रख दी चिप के ऊपर, दैट्स इट। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी देखने बैठे ना, मतलब आपका अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के पास भी हुआ, तब भी इस हैशबोर्ड के चिप्स 90 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं और कई केसेस में तो 120 डिग्री को टच कर जाते हैं। दूसरा रीजन है टेम्परेचर सेंसर। अगर आपका माइनर नॉर्मली भी चल रहा है ना, मतलब इनलेट टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे है और आउटलेट 60 पे है, तो भी इसका टेम्परेचर सेंसर ट्रिप मार जाएगा और ब्लिंक करने लग जाएगा। मुझे लिटरली एसी चलाना पड़ गया इस इशू को सॉल्व करने के लिए, टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो 50 डिग्री सेल्सियस। सो मॉनिटरिंग का भी बहुत इशू है इसके अंदर। दूसरा जो इशू है वो है इसका रेटेड पावर इनपुट। आई मीन यहाँ जो स्टिकर लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है 180 to 285 V एट 16 amp मैक्स। वहीं अगर वेबसाइट पे कंफर्म करने पहुंचोगे तो वहां मेंशन है 170 V to 300 V, और इतना भी काफी नहीं है। जब आप पावर कॉर्ड लगाने बैठोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 to 240 V। आई मीन मजाक चल रहा है, तुम्हें खुद नहीं पता तुमने क्या बनाया है। खैर मैं मान लेता हूं कि चलो आपने पावर सप्लाई अपडेट करी, आप वेबसाइट पे चेंज करना भूल गए, बट प्रोडक्ट पे तो ढंग से मेंशन कर दो। और कई लोग कहेंगे कि इससे कोई इशू नहीं होता, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भी क्या इशू है। 16 एम की अगर C19 की आप नॉर्मल पावर कॉर्ड बाय करेंगे मार्केट में, तो जो उस पर मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग होती है वो होती है 16 एम एट 250 V। बट अगर मैं इसे मैथमेटिकली समझाऊं तो माइनर का जो कंजम्पशन वेबसाइट पे मेंशन्ड है वो है 3400 वॉट्स प्लस माइनस 10%। मैं 3400 वॉट्स को एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, और पावर फैक्टर को ले लेता हूं 80%। अब थोड़ी कैलकुलेशन करता हूं मैं। अगर आप इसे स्टिकर पे जो रेटेड इनपुट वैल्यू दे रखे हैं उसके हिसाब से चलाते हो, सपोज आपने 185 वोल्ट पे इसे चला रहे हो, तो जो रेटेड रिक्वायरमेंट होगी एम्प्स की वो होगी 3400 वॉट्स डिवाइड बाय 185, उसको भी डिवाइड कर दो 0.8 के पावर फैक्टर से, जो वैल्यू आएगी एम्प्स की रिक्वायरमेंट की वो आएगी 22.97। वहीं आप अगर इसे 205 वोल्ट्स पे चलाएंगे तो एम्प्स की जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी 20.73। 230 वोल्ट पे भी आपको 18.78 एम्प्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये 16 एम्प जो मैक्स लिखा हुआ है ना, इस चक्कर में पीएसयू उड़ रही है लोगों की। इस चीज को ऐसे समझ लो कि वोल्टेज जितनी कम होती है ना, एम्प्स में कंजम्पशन उतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है। इस चक्कर में वायर्स गर्म होती हैं और जल जाती हैं। किसी को अगर मेरी एम्प्स की कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है कि समझ में नहीं आ रही है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये है 3400 वॉट्स डिवाइड बाय वोल्टेज प्रोवाइडेड, जितने भी आप वोल्टेज दे रहे हो, और उसको डिवाइड कर दो पावर फैक्टर से, जो मैंने 80% का पावर फैक्टर लिया था। और अगर इसके बाद भी है ना, तो एक बार पावर फैक्टर को भी हटा के देख लो, 16 एम्प्स कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। इशू केबल क्वालिटी का भी, अगर आप 16 एम्प की नॉर्मल C19 की केबल मार्केट में लेने जाएंगे तो उसके अंदर 1.5 mm के वायर यूज हुए होते हैं। इतना लोड वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो अच्छी क्वालिटी की होगी उसके अंदर जो वायर्स होंगी वो 2.5 mm की होंगी, यानी 2.5 mm की, वो ज्यादा बेटर काम करती हैं। बट वो कहाँ अवेलेबल है इंडिया में। तो मेरी जो एडवाइस रहेगी, जो इनपुट पावर रेटिंग आपको मिल रही है स्टिकर पे और वेबसाइट पे, इसको इग्नोर करो, सीधी सीधी एक वैल्यू उठाओ। आपको 230 to 240 V पे स्टेबल रखना है वोल्टेज को, और 20 एम्प्स की केबल से इसको पावर देनी है। जो नॉलेज वाले बंदे हैं ना, जो पहले से माइनिंग कर रहे हैं, उन्हें ये एम्प्स वोल्ट ये सब कुछ समझ में आ जाता है। बट अभी जो मार्केट में नए नए कस्टमर आ रहे हैं, जिनको बुला बुला के माइनर ले ले ऐसे करके बेचा जा रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता है, वो बेफालतू में अपना नुकसान कर लेते हैं और माइनर उड़ा देते हैं। और यहाँ पे ब्रांड से भी आप सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। तीसरा इशू जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो है वारंटी, जो चाहिए सबको लेकिन मिल किसी को नहीं रही। ऊपर जितने भी इश्यूज मैंने बताया ना, ये उनका बाप है। इस कंपनी की वारंटी टर्म्स ना एग्जैक्टली बिटमैन जैसी हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर दिया और ऊपर से अपना डाल दिया मसाला। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइनर में अगर डस्ट आ गई है या फिर कोई दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये ऊपर की रूफ खोलनी पड़ेगी। बट डिंग डोंग, आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी अगर आपने इसे खोला भी तो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने ऊपर थर्मल पेस्ट का इशू बताया, आप करोगे क्या, आप कहोगे कि मैं बढ़िया थर्मल पेस्ट लेता हूं, माइनर के चिप्स में लगा दूंगा और टेम्परेचर का इशू सॉल्व हो जाएगा। पर माइनर तो खोलना पड़ेगा और वारंटी। इन्होंने माइनर में 3-4 जगह स्टिकर लगा रखे हैं, जैसे यहाँ एक नीचे, कि अगर खुलते वक्त ये स्टिकर हट गए या खराब हो गए या डैमेज हो गए तो आपकी वारंटी वॉइड है। इनफैक्ट अगर आप फैन भी साफ करने का ट्राई करेंगे ना, तो नहीं खोल सकते, वारंटी चली जाएगी। प्लस इनकी एक ऐसी कंडीशन है, जैसे बिटमैन में क्या होता है कि अगर आपके माइनर में कोई इशू है, पावर सप्लाई सड़ गई या खराब हो गई, ठीक है, हैशबोर्ड में कोई इशू है, तो आप हैशबोर्ड को निकाल के डायग्नोस करके जो इशू है और वारंटी क्लेम के लिए भेज सकते हो। मैं भेजता हूँ कस्टमर्स के, मुझे ये पता है, और बिटमैन एक्सेप्ट करता है अनटिल अनलेस आपने हैशबोर्ड जलाया ना हो। बट आइस रिवर कहता है मुझे पूरा माइनर चाहिए, मैं देखूंगा और फिर बताऊंगा। इसके अंदर इशू क्या होता है कि आप लोग इसे माइनर तो भेज देते हो वारंटी क्लेम के अंडर, इसमें आपका फ्रेट भी बहुत लग जाता है। अगर आप 19 kg की चीज़ है, तो अगर आप DHL के थ्रू भी भेजोगे तो कम से कम 20 से 30 हज़ार तक का खर्चा इसमें भेजने में ही आ जाएगा।
उसके बाद क्या होता है कि इनके पास माइनर जाता है और ये उल्टा चार्ज करने की कोशिश करते हैं आपको, ये कह के कि आपने हैश बोर्ड जला दिया है, बर्न हो गया है, स्क्रैप पार्ट्स में आ गया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? रिप्लेसमेंट ना। अगर आप इनसे रिप्लेसमेंट कहोगे कि आप भैया मेरा पुराना हैश बोर्ड रख के नया वाला डाल दो, वारंटी में ही था, ये आपसे सीधा $1500 से $2000 चार्ज कर लेंगे। और वहीं अगर आप ये कह दोगे कि पुराने वाला भी भेज दो और नए वाला भी भेज दो, तो पुराने वाला तो भेज देंगे लेकिन जो नया हैश बोर्ड है उसका $4000 लगेगा। ये इशू जो मस्क माइनर्स हैं, जो कि बहुत बड़े सेलर हैं और होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्होंने आइस रिवर के ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था लिटरली कि हमने आपसे जो KS3 और KS3 हम बाय करे हैं उसमें से 50% माइनर्स में इशू हैं। आई मीन ठीक है 100 माइनर बनाए, 5% में इशू आ गया 5 माइनर्स में, लेकिन 50% और कई लोगों ने तो उससे ऊपर तक का भी इशू रिपोर्ट किया हुआ है। अगर आप इंडिया में प्लान कर रहे हो ना इस माइनर को बाय करने का, तो किसी भुलेखे में मत रहना कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा ब्रांड से या सर्विस मिल जाएगी। सीधी सीधी बात है, ब्रांड बिल फाड़ेगा, आप रोते रहोगे। सेलर ज़्यादा सपोर्ट दे नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सेलर का इतना मार्जिन नहीं होता उस चीज़ पे। एक एक चिप तक $100 की है और पर हैश बोर्ड 56 चिप्स हैं। आइस रिवर वाले लोग इतने लेजी हैं कि जस्ट अभी मेरे पास ऑर्डर आया 20 KS3M का। मैंने कस्टमर को बोला कि आप ये माइनर मत लो, बट सारी चीज़ें समझाने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरे रिस्क पे है, तो मैं ये माइनर्स यहाँ पर इंडिया में ले आया। इन माइनर्स के आने के बाद जब मैंने वारंटी चेक करने की कोशिश करी वेबसाइट पे, तो जो डेटा है वही सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी तक इन्होंने सीरियल नंबर्स ही अपडेट नहीं करे अपनी वेबसाइट पे ताकि कस्टमर वारंटी चेक कर ले। ठीक है, माइनर की जो वारंटी है वो है अभी 150 डेज की। इन्होंने खुद चैट में कंफर्म किया है, बट इन्होंने ये कह दिया कि वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। खैर, मुझे अब इस माइनर के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। आई होप मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई फ्रेंड कास्पा करता रहता है पूरे दिन, तो उसे ये वीडियो शेयर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा ये माइनर लेने के लिए। इसी के साथ एंड करते हैं आज के वीडियो का। मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ड और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।